ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए आज हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में। ओके, तरंग जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यांत्रिक तरंग, एक होते हैं अयांत्रिक तरंग। ओके, अयांत्रिक तरंग का अन्य नाम पूछ लिया तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग को ही बोले जाते हैं। अब देखिए यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, मतलब कि ठोस द्रव गैस एक क्या है, माध्यम है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत चाहिए। ओके, और जबकि अयांत्रिक तरंग जो है माध्यम एक रुकावट बन जाता है, माध्यम रुकावट बन जाता है। यांत्रिक तरंग को चाहिए माध्यम, तभी वो यांत्रिक तरंग चलेगा, ठीक है। लेकिन अयांत्रिक तरंग जो है एक माध्यम नहीं बल्कि माध्यम एक रुकावट बन जाता है। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम रुकावट बन जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, यांत्रिक तरंग को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, अब देखिए यांत्रिक तरंग जो है ये तीनों अवस्था में चल सकती है। ठोस द्रव गैस, ये तीनों अवस्था है तो ये तीनों अवस्था में चल सकती है, ठोस द्रव गैस। ओके, अयांत्रिक तरंग पदार्थ के तीनों अवस्था के साथ साथ निर्वात में भी चले तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो अयांत्रिक तरंग का उदाहरण है, जिसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ओके, आगे देखते हैं यांत्रिक तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग किसे बोलेंगे, जब कोई तरंग कण की दिशा के माध्यम के कण की दिशा के समानांतर होती है तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। जैसे कि ये कण हो गया, ठीक है, कण की दिशा के समानांतर अगर चल रही है, समानांतर अगर इस तरह से चल रही है तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो वो एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब वही देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कैसे बोला गया है कि जब कोई तरंग कण के दिशा के लंबवत चले, कण की दिशा के लंबवत चले, इस तरह से लंबवत चले। ओके, तो ये कैसी तरंग का उदाहरण है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, पी तरंग जैसे कि भूकंप जो आते हैं वो 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, PSL होते हैं ना, तो पी तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। एक देखिए स्प्रिंग, कौन सा स्प्रिंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग, ठीक है। जैसे कि अंडा जो बनाया जाता है गिलास में, अंडा फोड़ के जो मिलाते हैं ऐसे करके, तो वो जो स्प्रिंग होते हैं गोल कलर का, सर्पिलाकार, ठीक है, वो कैसी तरंग का उदाहरण है, तो एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न करती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल में क्या कहते देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि तरंग, पी तरंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग में ये सब कैसी तरंग उत्पन्न होती है, इस सब में तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न करती है। ओके, अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि समुद्र में उठने वाला लहर, ये कैसी तरंग का उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, सितार गिटार तना हुआ डोरी, सितार गिटार और तना हुआ डोरी एकदम टान के रखते हैं, ठीक है, वो कैसी तरंग का उदाहरण है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, बीना में जो ध्वनि निकलती है वो कैसी तरंग का उदाहरण है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन कौन देखे, समुद्र में उठने वाला लहर, सितार गिटार तनाव युक्त डोरी, ये सब में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा ध्यान से, ध्वनि तरंग को हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्वनि तरंग जो होती है, ठीक है, ध्वनि तरंग मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ध्वनि को किस में दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो V0 से डिनोट करते हैं, ध्वनि को V0 से डिनोट करते हैं। ओके, अब समझिएगा ध्वनि की चाल जो होती है हवा में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है हवा में, 330 मीटर पर सेकेंड हवा में होती है ध्वनि की चाल। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल जो है सबसे तेज किस में चल सकती है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, और निर्वात में बिल्कुल ही नहीं। ओके, निर्वात में नहीं चल सकती है। ओके, तो क्या क्या बोले, ध्वनि की चाल किस में, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में बिल्कुल ही नहीं चलेगी। तो सबसे ज़्यादा किस में चलेगी, ठोस में चलेगी। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने नापा था, तो वो नापे थे लैप्लॉक्स नाम का एक वैज्ञानिक थे, वही जो है ध्वनि की चाल को नापे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ध्वनि में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसोनिक क्या होते हैं, सबसोनिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। आप समझिएगा सबसोनिक किसे बोलते हैं। अगर ध्वनि की चाल कम है, ध्वनि की चाल अगर कम है वस्तु की चाल से कम है ध्वनि की चाल, तो ये कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो सुपरसोनिक का उदाहरण है। समझिएगा, यहाँ फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सुपरसोनिक नहीं, सबसोनिक समझिएगा, सबसोनिक समझा रहे हैं। सबसोनिक किसे बोलते हैं, ओके, सबसोनिक किसे बोलेंगे, जब ध्वनि की चाल ज्यादा हो, किससे, वस्तु की चाल से, वस्तु की चाल कम और ध्वनि की चाल ज्यादा हो तो इसे बोलते हैं सबसोनिक। अब सुपरसोनिक किसे बोलेंगे,
ध्वनि की चाल कम, ध्वनि की चाल कम और वस्तु की चाल ज़्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में मिसाइल, फाइटर जेट, ये सब क्या है? सुपरसोनिक का उदाहरण है। ओके, अब देखिए हाइपरसोनिक किसे बोलते हैं? हाइपरसोनिक किसे बोलेंगे? जब ध्वनि की चाल कम और वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा हो, मतलब ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल 5 गुना अगर ज़्यादा है तो ये एक हाइपरसोनिक का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, मैक संख्या, देखिए मैक संख्या किसे बोलते हैं? समझिएगा, मैक संख्या किसे बोले जाते हैं? मैक संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जैसे कि तुलना, तुलना समझते हैं ना, जैसे कि वस्तु की चाल इतना है, ध्वनि की चाल इतना है, एक दूसरे में तुलना की जाती है। ओके, तुलना करने के बाद जो भी काट छांट के आएगा उसमें जो निकलेगा आंसर वही मैक संख्या होती है। जैसे कि मैक संख्या किसे बोलेंगे? वस्तु की चाल मान लीजिए 660 है, वस्तु की चाल मान ले 660 है। ओके, और ध्वनि की चाल 330 है, तो 1 0 कट गया, 33 को 66 बार में काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ओके, तो ये 2 जो लिखला, ये क्या लिखला? ये मेरा मैक संख्या लिखला। क्या लिखला? मैक संख्या लिखला। ओके, 2 क्या लिखला? तो मैक संख्या लिखला। क्या बोले? वस्तु की चाल 660 है, ध्वनि की चाल 330 है, काटे 2 आंसर निकला था, 2 क्या है? तो मैक संख्या है। तो मैक संख्या निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, यहाँ देखते हैं ध्वनि को प्रभावित करने वाला, ध्वनि को कौन प्रभावित करता है? क्या ध्वनि पे दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि प्रभावित होगा, हिलेगा, डोलेगा, या फिर कोई कम बेस होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाइए या घटाइए, उससे मतलब नहीं है, ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने पे ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, ताप, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि ताप पे और ध्वनि पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। जैसे कि ताप मान ले 1 डिग्री सेल्सियस हम ताप बढ़ाए, ओके, तो ध्वनि की चाल कितना तेज हो जाएगा? तो 0.61 मीटर पर सेकंड तेज हो जाएगा। ओके, 1 डिग्री अगर ताप बढ़ा दिए, मान ले ध्वनि मतलब कि ताप जो है, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ा दिए तो ध्वनि की चाल जो है ये कितना तेज हो जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि की चाल ये तेज हो जाएगा। ओके, बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अनुभार पे ना उल्टा प्रभाव पड़ता है, अनुभार पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो भी हल्की गैस है, जो भी हल्की गैस है उसमें ध्वनि की चाल तेज हो जाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन हल्की गैस है तो ध्वनि की चाल तेज हो जाएगी। ओके, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन भारी गैस है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो है किस में कम हो जाएगा? जो भारी गैस है उसमें कम हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अनुभार पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ ये हो गया, अनुभार मान लीजिए कि हाइड्रोजन का अनुभार 2 है, हाइड्रोजन का अनुभार 2 है, तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसके तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। देखिए, हाइड्रोजन का अनुभार 2, ऑक्सीजन का अनुभार 32। ओके, तो ये दोनों में बताइए ध्वनि तेज किस में चलेगी? जिसका अनुभार कम होगा। ठीक है, जिसका अनुभार कम हो जाए, हाइड्रोजन का मान लें अनुभार कम है तो ध्वनि की चाल ज़्यादा किस में होगा? हाइड्रोजन में होगा। ऑक्सीजन का अनुभार मान लें 32 है, ठीक है, तो ध्वनि कम किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा। तो ये उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, अनुभार ज़्यादा है तो ध्वनि की चाल कम, अनुभार कम तो ध्वनि की चाल तेज, उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके, अब देखिए नमी, नमी या आर्द्रता, इस पे कैसा प्रभाव पड़ता है? नमी या आर्द्रता पे, तो इस पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नमी बढ़ाएंगे या फिर आर्द्रता बढ़ाएंगे, ध्वनि हो जाएगा तेज, ध्वनि क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ठीक है, अगर नमी कम करेंगे ध्वनि कम हो जाएगा, मतलब कि सीधा प्रभाव पड़ता है। नमी रहेगा, नमी अगर बढ़ाएंगे, नमी या आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज, नमी घटाएंगे ध्वनि हो जाएगा कम, तो सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्वनि तरंग की विशेषता समझिएगा, जैसे कि आपको पढ़ने मिलेगा तीव्रता। तीव्रता किसे बोलते हैं? तीव्रता को हम लोग प्रबलता भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए तीव्रता पे ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीव्रता मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे बोलते हैं, वो अगर तेज करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज, तेज करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज, कम करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा कम। जैसे कि हम जोर से बोलेंगे, तीव्रता बढ़ाए, जोर से बोले तो ध्वनि हो गया तेज, कम बोले तो ध्वनि हो गया कम। तो इसीलिए कहा जाता है तीव्रता पे जो है ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। धीमी बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा कम, तेज बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा तेज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कहा जाता है ध्वनि पे तीव्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीव्रता को किस में नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? तो नापते हैं डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। ओके, एक देखिए ध्वनि की विशेषता में आपको पढ़ने मिलेगा तीक्ष्णता। तीक्ष्णता को इंग्लिश में बोला जाता है पिच।
तीक्ष्णता को इंग्लिश में बोला जाता है पिच। ओके, अब पिच को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो अपसर्व, सर्व, परासर्व। अपसर्व, सर्व, परासर्व, ये किसके उदाहरण है? तीक्ष्णता के उदाहरण है, मतलब पिच के उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए 3 भागों में बांटा गया था, अपसर्व, सर्व, परासर्व। अपसर्व किसे बोलेंगे? जिसकी आवृत्ति, मतलब जिसका हर्ट्ज, मतलब आवृत्ति। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है ना, इस तरह से। तो देखिए, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से अगर उसकी आवृत्ति कम है, ठीक है, तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है? अपसर्व तरंग का उदाहरण है। ओके, अपसर्व तरंग का उदाहरण है। 20 हर्ट्ज से अगर उसकी आवृत्ति कम है तो वो कौन सी तरंग है? अपसर्व तरंग है। ओके, अब देखिए 20 से 20,000 के मतलब हो गया 1000। ओके, तो 20 से 20,000 के बीच अगर है उसकी आवृत्ति तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है? तो सर्व तरंग का उदाहरण, जो हम लोग सुन पाते हैं। तो हम लोग कौन सी तरंग सुनते हैं? सर्व तरंग सुनते हैं। सर्व, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए परासर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर है तो कौन सी तरंग का उदाहरण है? परासर्व तरंग का उदाहरण है। ओके, जो कि चमगादड़ लोग उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कैसे उत्पन्न करते हैं? जब चमगादड़ ऐसे उड़ते हैं ना, तो वो अब चमगादड़ को तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो परासर्व तरंग वो छोड़ते हैं। अगर उड़ते उड़ते परासर्व तरंग छोड़ा, आगे दीवार में टकरा गया, उसको पता नहीं चलता है कि आगे दीवार है कि क्या है, तो टकरा के जो वापस आ जाता है ना, तो जो चमगादड़ क्या समझता है कि आगे दीवार है, मुझे ये देकर नहीं जाना है। टकरा के अगर वापस आ गया तो उसके बाद उड़ते उड़ते फिर तरंग छोड़ा, परासर्व तरंग छोड़ा, ठीक है, छोड़ा, उसके बाद टकरा के वापस नहीं आया, पार हो गया, तो उसे लगता है चमगादड़ को कि मेरा जो ध्वनि तरंग छोड़े, परासर्व तरंग छोड़े, वो इस पार से उस पार हो गया, मतलब कि यहाँ कोई दीवार उवाल नहीं है, यहाँ कोई टकराने का साधन नहीं है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी दिशा को तय करने के लिए चमगादड़ परासर्व तरंग की सहायता लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ओके, कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।